नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए भारतीय जनसंचार संस्थान यानी कि आईआईएमसी के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी मौजूद हैं। संजय जी, आपका समाचार फॉर मीडिया से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार आनंद जी, बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। इंटरव्यू शुरू करने से पहले आपको दो चीज़ों पे मैं बधाई देना चाहूँगा। एक तो आईआईएमसी को जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान जो है सरकार ने घोषित किया, और इसके अलावा हाल ही में आपको मीडिया रत्न अवार्ड मिला। तो सबसे पहले तो इन दोनों चीज़ों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और इन पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते। जी, आपका बहुत धन्यवाद। जहाँ तक भारतीय जनसंचार संस्थान को इंडिया टुडे की रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान मिलने की बात है, तो वो तो कई वर्षों से भारतीय जनसंचार संस्थान आ ही रहा है, और इसके लिए निश्चित रूप से मैं बधाई ले रहा हूँ, तो ठीक है, पर इसके लिए हमारे संस्थान की जो एक गौरवशाली परंपरा है, यहाँ के जो माननीय प्राध्यापक हैं उनका योगदान है, और इसके अलावा यहाँ के इतने अच्छे विद्यार्थी हैं जिनके नाते, क्योंकि देखिए किसी भी संस्था के लिए उसके अध्यापक और विद्यार्थी यही उसका गौरव बढ़ाते हैं, और इन अध्यापकों और इन विद्यार्थियों ने हमें ये गौरव दिया है। तो मैं सभी अपने अध्यापकों के लिए उनको बधाई देता हूँ, अपने विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ जिन्होंने एक उजली परंपरा जो है भारतीय जन संस्थान की उसको कायम रखा है। यश किसी को मिले, जो भी महानिदेशक होता है उसे उसका यश मिलता है, पर अंततः तो हमें जानते हैं कि विद्यार्थियों और गुरुजनों का ही काम है, उन्हीं का करिश्मा है। सर, अगर आपके व्यक्तित्व को देखें तो पत्रकारिता और शिक्षाविद दोनों तौर पर आपने जीवन में कार्य किया है। तो इंटरव्यू के पहले हिस्से में हम पत्रकारिता वाले हिस्से को कवर करना चाहेंगे। तो सबसे पहला सवाल इस इंटरव्यू का मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि पत्रकारिता में आपका आना कैसे हुआ? क्या आपने पहले ही ये निर्णय ले लिया था कि मैं पत्रकारिता में आऊंगा, या कुछ घटनाएं ऐसी हुई जो आप मीडिया में आए? नहीं, मेरा पहले दिन से ये था कि मुझे पत्रकारिता के माध्यम से काम करना है, तो इस नाते मैंने कोई वक्त नहीं गुजारा, और बीए करने के बाद मैंने बैचलर ऑफ जर्नलिज्म की डिग्री ली, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की डिग्री ली, यही पढ़ाई की और पत्रकारिता क्षेत्र में आ गया। और मुझे ये सौभाग्य है मेरा कि बहुत कम समय में मुझे संपादक बनने का सौभाग्य मिला, और इस तब से मैं लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूँ। लिखना पढ़ना ही मेरा शौक था पहले दिन से, और जब मैं 10+2 में था तब से ही मेरी रचनाएं, आर्टिकल्स अखबारों में छपने शुरू हो गए थे। तो एक तरह से घर में एक परिवेश था। हमारे पिताजी हिंदी के प्राध्यापक थे, बस्ती उत्तर प्रदेश में एक शहर, वहाँ पर किसान डिग्री कॉलेज में। तो घर से ही मुझे संस्कार मिला, मैं कह सकता हूँ। वहाँ पर किताबें, मैगजीन्स, पत्रिकाएं बहुत सारी आती थी जिनको पढ़ पढ़ के हम लोग बड़े हो रहे थे, और हमें लगता था हम भी इसमें किसी तरह हमारा नाम छपे, हम कुछ कर सकें। तो पिताजी तो मेरे साहित्य में काफ़ी गति रखते थे, तो हमें लगा कि लिटरेचर थोड़ा सा कठिन काम है, वो मेरे बस का है नहीं, पर फिर भी मैं भाषा की दुनिया में रहना चाहता था। मुझे लगा सरल काम अपनाया जाए, तो मैंने फिर मीडिया की दुनिया में प्रवेश लिया, और वही मेरा एक जो सपना था कि मैं किसी अखबार का संपादक बनूं और अखबारों में मेरा नाम छपे, आर्टिकल छपे, वो चीज़ें पूरी हो रही। तो ये देख के मुझे बहुत सुख मिलता है। 15 साल आपने पत्रकारिता में जो है सक्रिय रूप से आपने बिताए, और दैनिक भास्कर और नव भारत जैसे ब्रांड्स के साथ काम किया। तो हमारे दर्शकों के लिए अगर आप उन दिनों की कुछ यादें साझा करना चाहे, कैसे आपको पहली नौकरी मिली, दैनिक भास्कर में कैसे पहुंचे, नव भारत में कैसे पहुंचे, किन किन पदों पर कार्य किया, किन किन घटनाओं को कवर किया, वो अगर आप हमारे दर्शकों के लिए बताना चाहें। सबसे पहली जो नौकरी मुझे लगी, जैसा आप बता रहे हैं, दैनिक भास्कर के साथ मैंने काम शुरू किया। तो उस समय तो मैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था, मास्टर्स का विद्यार्थी था। तो ये एक ऐसे सायास एक प्रसंग बना कि मैं वहाँ पर नौकरी मेरी लग गई कि एक किसी पत्रकार साथी की शादी थी, वो छुट्टी पे घर चले गए थे। हमारे कोई मित्र वहाँ काम करते, तो उनके बॉस ने कहा कि एक व्यक्ति कोई आप लेके आइए जो यहाँ काम कर सके जब तक वो व्यक्ति छुट्टी से नहीं आते। तो 1 महीने के लिए मुझे वो नौकरी दैनिक भास्कर मिली। डाक डेस्क पे जो प्रोविंशियल खबरें आती हैं, राज्यों की, जिलों जिलों की आती हैं, वो खबरें हम बनाया करते थे। जो व्यक्ति छुट्टी पर गए थे, उन्होंने छुट्टी बढ़ा ली, वो 2 महीने बाद आए, तो फिर जो इंचार्ज थे उनका आप चाहो तो काम करते रह सकते हो। इस तरह से मेरी भास्कर की नौकरी प्रारंभ हुई। उसके बाद फिर मैं स्वदेश भोपाल के साथ जुड़ा। उसके बाद मैं स्वदेश रायपुर का संपादक बना, वहाँ पर मैंने काम किया। फिर नवभारत मुंबई के साथ 3 साल हमने काम किया। फिर दैनिक भास्कर फिर से रिलॉन्च हो रहा था बिलासपुर में, जब नया राज्य बना 2000 में छत्तीसगढ़,
तो वहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज शुरू हुई नई स्टेट बनने के नाते। तो फिर छत्तीसगढ़ में मैंने जो है दैनिक भास्कर बिलासपुर के संपादक के रूप में कार्य प्रारंभ किया। उसके बाद दैनिक हरिभूमि नाम का एक अखबार वहाँ से प्रारंभ हुआ रायपुर से, फिर बिलासपुर से रायपुर चला गया। यात्रा चलती रही, जैसी अखबारों में होता है कि आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो मतलब इस तरह का मैं याद नहीं कर पाता कोई बहुत इस तरह का संघर्ष है, बस अवसर मिलते गए और मैं उन अवसरों के साथ चलता चला गया और अपने काम को प्रामाणिकता और ईमानदारी से किया और उसका फल मिलता चला गया। लोगों ने हमें बहुत प्रोत्साहित किया और अच्छे संपादकों का साथ मिला, अच्छे प्रबंधकों का साथ मिला और उससे मैंने अपने आप को काफी समृद्ध अनुभव किया। सर, सक्रिय पत्रकारिता से आप फिर एक शिक्षाविद के तौर पर आपने अपने जीवन में जो है एक मुकाम को हासिल किया, चाहे माखनलाल हो, चाहे वर्तमान में आप आईआईएमसी के महानिदेशक हैं। तो वो यात्रा कैसे शुरू हुई, पहला ऑफर कैसे मिला? एक नया विश्वविद्यालय प्रारंभ हो रहा था रायपुर में। उस समय मैं रायपुर में पत्रकारिता में था, तो कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय वहां प्रारंभ हो रहा था। डॉक्टर सचिदानंद जोशी वहां कुलपति बन के आए और वो मेरे छात्र जीवन में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुल सचिव थे। तो उनसे मेरा संपर्क था। तो वहां पर कुछ पद विज्ञापित हुए संविदा के लिए, 1 आध साल के लिए, जैसे संविदा पर रखते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर प्रोफेसर्स को। तो वहां पर मेरी पहली नियुक्ति हुई और एक तरह से कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में मैं पहला अध्यापक था जो वहां नियुक्त हुआ और पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष के नाते, क्योंकि मैं अकेले ही था, तो मैं पत्रकारिता विभाग का वहां अध्यक्ष बन गया। तो उस तरह से मेरी यात्रा शुरू हुई। तो पहला विश्वविद्यालय शैक्षणिक एक तरह से कुशाभाऊ ठाकरे राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, जहां आजकल वरिष्ठ पत्रकार श्री बलदेव भाई शर्मा वहां कुलपति हैं। उसके पश्चात 2009 में यहाँ पर पद आए माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में, माननीय अच्युत मिश्र जी वहाँ कुलपति थे। तो उस समय मेरी वहाँ नियुक्ति हो गई एक एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में। तो 10 वर्ष में वहाँ जनसंचार विभाग का अध्यक्ष रहा। बाद के दिनों में मैं कुल सचिव भी रहा, बहुत कम समय के लिए प्रभारी कुलपति भी रहा और अभी मैं भारतीय जनसंचार संस्थान के साथ जुड़ा हूँ। तो एक यात्रा है, ये भी ऐसी बढ़ती चली गई। तो 3 बड़े मीडिया के जो एक तरह गुरुकुल है, उन 3 गुरुकुलों के साथ मेरे लिए काम करने का सौभाग्य है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कम से कम जो है इस क्षेत्र में भी मैं कुछ कर पाया। जी सर, वर्तमान में अगर पत्रकारिता को देखें तो पिछले 10-15 साल में पत्रकारिता में हमने काफी परिवर्तन देखे हैं। मसलन कि 1 दशक पहले या 2 दशक पहले सिर्फ अंग्रेजी पत्रकारों को ही अहमियत दी जाती थी। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हिंदी पत्रकारों को भी, हिंदी संपादकों को भी बहुत अहमियत दी जा रही है और वर्तमान में जिसे कहते हैं कि मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इस प्रकार भाषाओं में भी मीडिया का विस्तार हो रहा है। तो प्रश्न मेरा आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि पत्रकारिता का जो है भविष्य भाषा में है, या भाषा को लेकर वर्तमान संपादकों को या पत्रकारों को कोई नीति बनानी चाहिए भविष्य के लिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि अब जो अवसर हैं या जो प्रभाव है, वैसे पहले भी था, वो हमारी हिंदी और भारतीय भाषाओं में ही है। कि देखिए, इतने लंबे समय के बाद भी आज भी देश के जब 10 बड़े अखबारों का नाम आप गिनेंगे, 10 लोकप्रिय चैनलों का नाम गिनेंगे, तो हिंदी और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र ही आते हैं। आज भी अंग्रेजी के समाचार पत्र, अंग्रेजी के चैनल वो मुकाबला नहीं कर सकते। एक नया बाजार खुल गया है मोबाइल आने के नाते से, टेलीविजन के विस्तार के नाते से, अखबारों के विस्तार के नाते से। तो एक तरह से हिंदी और भारतीय भाषाओं की शक्ति बहुत ज्यादा है। वह इसलिए भी है कि आप देखेंगे यूरोप की जो छोटी छोटी भाषाएं हैं, छोटे छोटे देश हैं, उनकी तुलना में हमारे पास बांग्ला जैसी भाषा है, जो हिंदी के पास दूसरी बड़ी भाषा है। मलयालम का इतना बड़ा मीडिया, जिस पर रॉबिन जेफरी का आप रिसर्च जब पढ़ेंगे तो अपने आप में आंखें खुल जाएंगी किस तरह का वहाँ मलयालम मनोरमा और मातृभूमि ने किस तरह का काम किया। तेलुगु में आप जाएंगे, आज तेलुगु बोलने वाले 2 राज्य हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, वहां पर किस तरह से तेलुगु पत्रकारिता का विकास हुआ है। तो मुझे लगता है कि भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता की जो शक्ति है उसको अब पहचाना जा रहा। शक्ति तो पहले भी थी, पर एक जो उपनिवेशवादी मानसिकता है कि अंग्रेजी समाचार पत्र, अंग्रेजी मीडिया में छपने वाले जो माध्यम हैं, उन माध्यमों की तरफ आकर्षण है। उन माध्यमों की थोड़ी सी जो हमारी नीति नियंत्रक निर्माता हैं उनके बीच उनकी पैठ है। पर आप ये नहीं कह सकते, जैसे मैं कहता हूँ, राजनीतिक क्षेत्र का उदाहरण देता हूँ, कि क्या अंग्रेजी बोलकर इस देश में किसी भी राज्य में आप वोट मांग सकते हैं? क्या नहीं मांग सकते, ना आप चुनाव जीत सकते हैं। तो आप जब अंग्रेजी बोल करके इस देश में चुनाव नहीं जीत सकते, तो अंग्रेजी में इस देश को संबोधित कैसे कर सकते हैं? संबोधित नहीं कर सकते। यानी कि हिंदी और भारतीय भाषाओं की जो शक्ति है उसको स्वीकार भले न किया जा रहा हो, पर वो सिद्ध है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और मुझे लगता है आने वाले समय में, हम 2040 की बात करें तो आने वाले समय में हमें इस बात का विचार करना पड़ेगा कि 2040 का भारत कैसा भारत होगा। उस समय हम किन भाषाओं में बात कर रहे होंगे? क्या हम सिर्फ अंग्रेजी में बात कर रहे होंगे, या हमारी जो संविधान की सूची में 22 मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाएं हैं उनका मीडिया काम कर रहा होगा? मेरा ऐसा विश्वास है
कि हम सब अपनी भारतीय भाषाओं में बात कर रहे होंगे, और ज्यादातर जो ओरिजिनल कंटेंट है रीजनल मीडिया में वो, क्योंकि जो रिसर्च आ रही है सारी की सारी उसमें बताया जा रहा है कि अंग्रेजी के कंटेंट की तरफ या अंग्रेजी के माध्यमों की तरफ लोगों का झुकाव लगभग पूरा हो चुका, सैचुरेशन आ चुका है। अब जो है जो संभावनाएं हैं वो हिंदी और भारतीय भाषाओं में ही हैं, और इस नाते इसका व्याजार, इसका विस्तार बहुत बड़ा है। और ये सिर्फ मीडिया के साथ घटित नहीं हो रहा है, ये आप देखेंगे मोबाइल कंटेंट में आप देखेंगे, या आप प्रिंट मीडिया में देखेंगे, या आप बुक पब्लिशिंग में देखेंगे, पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन में देखेंगे, धार्मिक साहित्य के प्रकाशन में देखेंगे। आप देखिए कि वो जो मिशनरी इस देश में आए शुरू के दिनों में, उन्होंने क्यों आखिर बाइबिल का हिंदी और भारतीय भाषा में अनुवाद किया? वो कोई कम बुद्धिमान लोग नहीं थे, और इसके नाते जो है उनकी एक वो बनी। तो इस बात को हमको भी समझना चाहिए, कहीं ना कहीं जो लंबी गुलामी का दौर है उसने हमारे दिमाग में अंग्रेजी डाल दी है, अंग्रेजियत की इज्जत बढ़ा दी है, पर वो सच्चाई नहीं। जब आप जमीन पे जाते हैं तो जमीन की माटी, उसकी जो सूंधी खुशबू है, उसका एक अलग ही वो है। और आप देखते होंगे, आप घरों में जाते होंगे कि कौन से चैनल घरों के अंदर देखे जा रहे हैं, तो अंग्रेजी के चैनल तो म्यूट करके देखे जाते हैं, और जब खबरें सुनी जाती हैं या जब कुछ मनोरंजन का विषय आता है तो अपनी रीजनल भाषा में, हम बंगला है तो बंगला का चैनल देखेंगे, और जिस भाषा के हम बोलने वाले हैं उस भाषा का चैनल अपने घरों में देखते हैं, उसके साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। और ये दुनिया के अंदर घटित हो रहा है। आज हमारी जितनी भारतीय भाषाएं हैं आनंद जी, वो वैश्विक भाषाएं हैं। आज देखिए बंगाल का व्यक्ति किस ग्लोब पर, किस देश में नहीं है, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति कहाँ नहीं है, असम का व्यक्ति कहाँ नहीं है। तो हमारी जितनी आज जो 22 बड़ी भाषाएं हैं हिंदुस्तान की, वो सब मातृभाषाएं, इनको मैं सबको मातृभाषाएं कहता हूं, सभी राष्ट्रभाषाएं हैं, और ये आज ग्लोबल भाषाएं हैं। कोई ऐसी भाषा नहीं, क्योंकि ग्लोब पर जहां जहां भारतीय बसता है वहां वहां अपनी भाषा लेकर के गया है। और इस नाते हमारे जो चैनल्स हैं वो पूरी दुनिया के अंदर देखे जाते हैं, हमारे समाचार पत्र ई पेपर के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर पढ़े जाते हैं। ये आत्मविश्वास हमें कहीं ना कहीं पैदा करना पड़ेगा। इसके वास्तविक आंकड़े जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हिंदी और हमारी भारतीय भाषाएं वास्तव में सिर्फ भारत की भाषाएं नहीं है, वो ग्लोबल भाषाएं बन चुकी हैं और ग्लोबल संवाद कर रही हैं। सर, आपने तो प्रिंट हो, चाहे वेब हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, तीनों प्रकार के मीडिया का आपने अनुभव जीवन में लिया है। सर, अगर टीवी की बात करें तो वहां पर जब आप पत्रकार बनकर नौकरी करने के लिए जाते हैं तो वहां एक क्राइटेरिया होता है। अगर आप प्रिंट की बात करें तो वहां भी एक क्राइटेरिया होता है। लेकिन अगर हम डिजिटल की बात करें तो देयर इज नो क्राइटेरिया इन डिजिटल। और हमारे मीडिया की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे किसी भी पोस्ट के लिए किसी डिग्री की होना आवश्यक नहीं है, कोई भी आकर के डिजिटल में आज काम कर सकता है। तो क्या आपको लगता है कि हिंदी पत्रकारिता के लिए डिजिटल वर्तमान में एक चुनौती बनकर के उभर रहा है? देखिए, डिजिटल चुनौती भी है और चुनौती से ज्यादा अवसर भी है जी, क्योंकि जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आज डिजिटल पर कौन नहीं है। हम प्रिंट को या जो हमारे टेलीविजन के हाउस हैं या जो बुक पब्लिशिंग के हाउस, उनको अलग क्यों मानते हैं? आज उन सब ने डिजिटल की सवारी कर ली है। कौन सा ऐसा बड़ा प्रिंट का हाउस है जिसने कहा कि मैं अपना ई पेपर नहीं निकालूंगा, आपको खरीद के पढ़ना पड़ेगा? सारे हमारे प्रिंट के जितने बड़े हाउस हैं वो सब डिजिटल पे हैं, उनके ई पेपर हैं, उनके मोबाइल ऐप हैं, उनका सब कुछ है। ऐसे किस टेलीविजन का पोर्टल नहीं है, किस टेलीविजन की वेबसाइट नहीं है, किस टेलीविजन का मोबाइल ऐप नहीं है? यानी कि डिजिटल और जो परंपरागत माध्यम है, दोनों ने एक दूसरे से मित्रता कर ली है। ये हमें अलग अलग दिख रहा है पर अलग अलग है नहीं। और आप देखेंगे इस बात को कि जो लोग न्यूज के बिजनेस में पहले से थे, उन्हीं के पोर्टल, उन्हीं की वेबसाइट्स भी ज्यादा लोकप्रिय हुई, क्योंकि ये जो न्यूज की दुनिया है आनंद जी, ये क्रेडिबिलिटी की दुनिया है। क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, प्रामाणिकता एक दिन में हासिल नहीं होती, क्योंकि टाइम्स को, क्योंकि दैनिक भास्कर को, अमर उजाला को, मातृभूमि को, है ना, दिनमणि को, जितने हमारे बड़े अखबार हैं, उनको पहले से क्रेडिबिलिटी हासिल है। टीवी चैनल्स को एक क्रेडिबिलिटी बनी हुई है, उनका नाम लोगों के घर घर पहुंचा हुआ है, तो उन्हीं के पोर्टल, उन्हीं के वेबसाइट भी देखे जाते हैं। जब आप 10 लोकप्रिय पोर्टल्स का अध्ययन करेंगे, 10 लोकप्रिय न्यूज पोर्टल्स का अध्ययन करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो परंपरागत मीडिया हाउस हैं, उन्हीं के जो पोर्टल हैं वो देखे जा रहे हैं। क्योंकि अगर मुझे खबर चाहिए तो मैं एक विश्वसनीय ब्रांड के साथ अपने को अटैच करना चाहूंगा। मैं शायद बीबीसी पे जाऊं, एनडीटीवी पे जाऊं, जी न्यूज पे जाऊं, उन पे जाऊंगा जो स्थापित है पहले से। तो एक तरह की बड़ी हैप्पी मैरिज चल रही है डिजिटल की और परंपरागत माध्यमों की। और हमारे यहाँ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टोटल हो चुका है, आप ये समझ लीजिए। और जो कुछ नहीं हुआ था वो इस कोरोना ने करा दिया है। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल इंडिया जिसकी माननीय प्रधानमंत्री 14 में बात करते थे, आज हमारा डिजिटलीकरण लगभग पूरा हो चुका है। और प्रिंट मीडिया के हाउसों ने और टेलीविजन हाउस ने इसको पहले से स्वीकार कर लिया। इस नाते
अब कोई प्रतिद्वंदता इस तरह की नहीं है। जहां तक आप कह रहे हैं प्रवेश की, तो आप प्रिंट मीडिया में भी कोई आवश्यक नहीं कि आप डिग्री लेकर के आए। हमारे बड़े बड़े संपादक जो है वो कोई डिग्री लेकर के नहीं गए, पर क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत बढ़ गया, क्योंकि एक अकेला लिखने का विषय नहीं है यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी है, यहाँ पे साइकोलॉजी भी है, यहाँ पे सोशियोलॉजी भी है। कौन सा साइंस है जो यहाँ नहीं है? यहाँ पे कुछ विशेषज्ञता तो चलेगी। इसलिए जो है इस तरह के पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए। आज आप देख रहे हैं भारत के समस्त केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इसके पाठ्यक्रम चल रहे हैं। भारत के जितने राज्य विश्वविद्यालय उन्होंने भी मीडिया के पाठ्यक्रम प्रारंभ किए। आज भारतीय जनसंचार संस्थान अकेला संस्थान कभी हुआ करता था, आज 3 तो विश्वविद्यालय हैं जो मीडिया इसको समर्पित हैं, जिसमें माखनलाल चौधरी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय जहां मैं कार्य करता था, आज भी वहां मेरी नौकरी है। इसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर में खुला, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर में खुला। तो 3 तो विश्वविद्यालय, एक ये जनसंचार संस्थान, तो इतनी सारी प्राइवेट तो आप गिनना ही छोड़ दी कितने सारे हो गए। बहुत सारे मीडिया हाउस भी अपना अपना मीडिया स्कूल चलाते हैं, जिसमें कई बहुत अच्छे भी टाइम्स स्कूल जैसे। तो इस तरह एक दुनिया बनी हुई है जिसमें अब प्रशिक्षण की आवश्यकता है। वो जमाना चला गया कि आप जो है अगर अच्छी हिंदी लिखना जानते हैं या अच्छी अंग्रेजी जानते हैं तो आप पत्रकार बन सकते हैं। अब सिर्फ अच्छी हिंदी, अच्छी अंग्रेजी या अच्छी बंगला, अच्छी उर्दू जानने से आप पत्रकार नहीं बन सकते। अब पत्रकारिता अपने आप में एक अनुशासन है ज्ञान विज्ञान का, जिसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ लिखना नहीं है, लोगों का दिल जीतना है। एक जमाने में बड़ी बड़ी लेखमालाएं लिखी जाती थी, पूरे पेज का संपादकीय लिखा जाता था और अंत में संपादक अपने दस्तखत कर देता था, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म। अब वो चीज चली गई। अब एक 500-250 शब्दों में खबरें लिखी जा रही हैं। ऐसा भी आग्रह किया जा रहा है 60 शब्दों में खबर लिखिए, 50 शब्दों में लिखिए, है ना। डिजिटल मीडिया के नाते एक अलग तरह की एक हुई, ट्विटर पे आप कितने शब्दों में लिखते हैं, फेसबुक पे आप अलग तरीके से लिखते हैं। हर माध्यम की अपनी जरूरत है, उस माध्यम के लिए लोग तैयार किए जा रहे हैं। वो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक साथ कई माध्यम को साथ लेते हैं, वो प्रिंट मीडिया पे भी हिट हैं, वो डिजिटल में भी हिट हैं, वो टीवी पे हिट हैं। तो ऐसी योग्यता भी लोगों के अंदर है, ऐसा नहीं है, मल्टीटास्किंग वाले लोग भी पैदा हुए हैं। पर ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कीजिए। मैं आपको टीवी को उदाहरण देना चाहूंगा। एक जमाने में जब टेलीविजन आया तो ये कहा गया कि सारे अखबार समाप्त हो जाएंगे जी, और आपने देखा टेलीविजन के जितने संपादक थे वो सब अखबारों से आए हुए लोग थे। एसपी सिंह से लेकर के जितने बड़े संपादकों को आप जानते होंगे, राहुल देव जी तक, सब उस समय के सारे संपादक अखबारों से कहीं ना कहीं आए थे। आज एक ऐसी जनरेशन हमारे पास है, 90 से आज 91 में इसका जलजला शुरू हुआ। आज 30 साल 35 साल के बाद हमारे पास एक पूरी ऐसी जनरेशन है जिसने कभी अखबार में काम नहीं किया, कभी अखबार में काम नहीं किया। प्रिंसिपल ये कहा जाता था कि अगर आपने अखबार के अंदर काम कर लिया है तो टीवी में भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको शुरुआत करनी तो आप टेलीविजन प्रिंट से करिए, प्रिंट में आप समझ जाएंगे चीजों को। अब कोई ऐसा नहीं कहता। आज ऐसी जनरेशन है जिसने टेलीविजन से शुरू किया, टेलीविजन में ही है। ऐसी जनरेशन आपको मिलेगी जिसने डिजिटल से शुरू किया, डिजिटल में ही है। बहुत कम लोग आज आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने प्रिंट से यात्रा प्रारंभ की हो। तो एक पूरी जनरेशन बदल गई है, पूरी दुनिया बदल गई है। अब उस तरह की चीजें नहीं। अब अपने अपने, अब डिजिटल के अलग जर्नलिस्ट हैं, टीवी के अलग जर्नलिस्ट हैं, उसके अलग मास्टर्स हैं, सोशल मीडिया के मास्टर्स भी पैदा हो जाएंगे 10-20 साल में, जो सिर्फ सोशल मीडिया ही किया है, बाकी कुछ नहीं किया। ऐसा करते हैं लोग। तो एक बहुत अलग तरह का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। खबरों को लिखने, खबरों को पढ़ने और खबर इस्तेमाल करने वाले लोग बदल गए हैं। आज मोबाइल ने सारे कन्वर्जेंस को संभव किया है। सर, हाल ही में एक वेबिनार में मैं आपके विचार सुन रहा था, और उस वेबिनार में आपने डिजिटल में जो नए जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जॉब के बारे में बात की। आपने कहा कि डिजिटल ने बहुत अवसर पैदा किए हैं। आपने फिल्म जर्नलिज्म की बात की, आपने OTT प्लेटफॉर्म्स की बात की कि बच्चों को वहाँ भी एक भविष्य तलाशना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को किस तरीके से आप देख रहे हैं भविष्य? देखिए, मेरा मानना है कि जब आप मीडिया की बात करते हैं तो ये मीडिया, देखिए एक जमाने में पत्रकारिता शब्द हम लोग आनंद भाई इस्तेमाल करते थे, पत्रकारिता पत्रकारिता पत्रकारिता। उसके बाद हमने शुरू किया मीडिया मीडिया मीडिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, फिर डिजिटल मीडिया आ गया। अब ये सारे शब्द पुराने पड़ चुके हैं। अब वास्तविक शब्द है संचार या जनसंचार के लिए, मास कम्युनिकेशन। तो आप देखेंगे पत्रकारिता में तो शायद नौकरी कम हो गई हो, पर कम्युनिकेशन में नौकरी बढ़ गई है जी। तो आपको अब कम्युनिकेशन की दुनिया के लिए लीडर्स तैयार करने पड़ेंगे। अब पत्रकारिता में शायद स्पेस कम हो गया हो, मीडिया में शायद स्पेस कम हो रहा हो सकता है टेलीविजन मीडिया में कम हो रहा हो, पर कम्युनिकेशन में स्पेस बढ़ गया है। जैसे आप देखेंगे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन करने वालों की इतनी जरूरत हिंदुस्तान में कभी नहीं थी जितनी आज है। आज हमारे जो राजनेता हैं उनका जमीन से संपर्क टूट गया है, तो वो डिजिटल माध्यमों को चलाने वाले और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का काम समझने वाले लोगों को
वो आगे करते हैं, हायर करते हैं। इसमें हम कई लोगों को जानते हैं जो इस तरह से चीजें करते हैं। आज हर सेलिब्रिटी जो है उसके डिजिटल मीडिया के मैनेजर्स हैं, जो उसके सेलिब्रिटी मैनेजर्स हैं, जो उनकी सेलिब्रिटी की इमेज बिल्डिंग का काम करते, पहले कुछ कंपनियां किया करती थी। तो आज आप देखेंगे सिर्फ एडवर्टाइजिंग, पीआर, इमेज मैनेजमेंट, इस तरह की चीजों के ना होके बहुत सारा विस्तार हुआ है इसका, क्योंकि कोई आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि वास्तव में कितने लोग लगे हुए हैं। जैसे अगर हम ये पता करें पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में आज कितने लोग लगे हुए हैं, तो आपको रोजगार की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। हमें ये नहीं पता कि जो है सरकार का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसने कितने लोग हायर करके रखे हुए हैं। निजी क्षेत्रों में आप देखेंगे तो वहां कम्युनिकेशन के कितने एक्सपर्ट लगे हुए हैं। आज हेल्थ कम्युनिकेटर्स की कितनी बड़ी जरूरत है, ये कोरोना ने हमको बताया। हेल्थ पर खबरें लिखने वाले जर्नलिस्ट भी हमारे पास नहीं आज की तारीख में। अगर आप वास्तव में देखें हेल्थ पर गंभीर काम करने वाले लोग नहीं है। कोरोना ने इसको साबित किया, इसलिए उटपटांग, आड़ी तिरछी खबरें सब चल रही थी। जिसके मन में जो आ रहा था कोरोना के बारे में व्याख्याएं कर रहा था, क्योंकि हेल्थ कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हमने तैयार नहीं किए। हेल्थ कम्युनिकेशन पर हमारे यहाँ देश में कहीं कोई काम होता नहीं है। तो हमें ये लगा कि देखिए डॉक्टर्स की अलग सीमाएं हैं, तो हमें डॉक्टर्स के पैनल बिठाने पड़े, क्योंकि हमारे पास हेल्थ कम्युनिकेटर्स ही नहीं है जो हेल्थ पर बात कर सके। हमारे पे एनवायरमेंटल के कम्युनिकेटर्स नहीं है। तो अब जो है दरअसल दुनिया जो बन रही है वो कम्युनिकेशन की दुनिया बन रही है। हर संस्था को, हर कारपोरेट को, हर छोटे मोटे आदमी को, हर सेलिब्रिटी को आज कम्युनिकेशन के लोग चाहिए जो उसकी इमेज बिल्डिंग करने का, उसके विषय को आगे ले जाने का काम करें। और देखिए बिहेवियर चेंज मैनेजमेंट का भी एक काम है। आज सरकार ने कहा कि हाथ धुलिए, सैनिटाइजर लगाइए, साफ सफाई रखिए। ये अपने आप में बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ मामला है। कोई काम कम्युनिकेशन के बिना संभव नहीं है। गांधी को हम क्यों याद करते हैं? इसलिए याद करते हैं कि बेस्ट कम्युनिकेटर थे। उतना बड़ा कम्युनिकेटर दुनिया के अंदर नहीं हुआ जिसने अपनी वाणी से भी सिखाया, अपने जीवन से भी सिखाया। उन्होंने कहा मेरा जीवन ही संदेश है। वो संदेश क्या है? मीडियम इज द मैसेज। तो उन्होंने कहा मेरा जीवन ही संदेश है। विवेकानंद इतने बड़े आदमी के रूप में जाने गए, उनसे बड़े बड़े साधक सिद्ध रहे होंगे। उनके जो गुरु थे वह स्वयं अपने आप में सिद्ध संत थे, रामकृष्ण परमहंस। क्योंकि कम्युनिकेशन की जो कला थी, जो ऑर्डर ऑफ कम्युनिकेशन था, विवेकानंद उसको समझते थे। बड़ी शानदार पगड़ी बांधते थे, उन पगड़ी से थोड़े से बाल झांकते थे, उनको बॉडी लैंग्वेज का भी पता था। तो एक युवा संत के रूप में दुनिया के अंदर वो जाने गए। तो ये जो कम्युनिकेशन ऑर्डर है इसको हमको समझना पड़ेगा। आज सब लोग इसको कर रहे हैं, और इसलिए किसी भी समस्या का समाधान, आप एक बात सुनते भी होंगे कि बड़े बड़े लीडर ये बात कहते हैं, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि कोई समस्या ऐसी नहीं जो संवाद से हल न किए। वो संवाद क्या है? वो संवाद कौन करेगा? दो देशों के बीच में, दो राष्ट्रों के बीच में, दो नदी के पानी के लिए झगड़ते हुए दो राज्यों के बीच में, तमाम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों पर झगड़ते हुए लोगों के बीच में संवाद का पुल कौन बनाएगा? वो कम्युनिकेटर बनाएगा। इसलिए अच्छे कम्युनिकेटर्स की जरूरत हमेशा रहती है। इसलिए हम अपने बड़े लीडर्स को तो उदाहरण देते हैं, पर ऐसी कम्युनिकेशन की दुनिया बहुत व्यापक और बड़ी हो गई है। इसलिए अच्छे कम्युनिकेटर्स तैयार करना आज की वास्तविक आवश्यकता है, और उस तरफ हमें आगे बढ़ना होगा। अब वो मीडिया, पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया, इससे आगे बढ़ने की जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, वर्तमान में जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि डिजिटल का जो बढ़ता प्रभाव हमारे समाज के ऊपर है, उसे देखते हुए सरकार ने जो है नए आईटी नियम बनाए, वो चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर को लेकर के वर्तमान में देश में एक विवाद बना हुआ है। चाहे वो शशि थरूर जी का अकाउंट ब्लॉक कर देना, रविशंकर प्रसाद जी का अकाउंट ब्लॉक कर देना, कश्मीर का गलत नक्शा दिखा देना। ट्विटर का अपना एक भारत पर प्रभाव है। आप हो, मैं हूँ या सब हो, हम सब अपनी बातें लोगों तक पहुँचाने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। तो वर्तमान में जो भारत सरकार ने नए आईटी नियम बनाए हैं, और ट्विटर को लेकर जो एक देश में एक बहस जो है चल रही है, इस पर आपके विचार क्या हैं? देखिए, मेरा मानना है कि कोई भी माध्यम हो, उसकी कुछ हदें और सरहदें तो तय करनी पड़ेंगी। कोई माध्यम किसी राष्ट्र से बड़ा हो जाए, कोई माध्यम देश के कानून संविधान से बड़ा हो जाए, ये तो ठीक नहीं है। और स्थितियां ऐसी हैं कि आज आप ट्विटर का नाम क्यों लेते हैं? आज ट्विटर, फेसबुक, ये जो इस तरह के इंस्टाग्राम, जो इस तरह के बड़े माध्यम हैं, ये किसी भी बड़े मीडिया हाउस से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। किसी भी बड़े मीडिया हाउस से ज्यादा ताकतवर ये है। इनकी अपनी एक आर्थिक, सामाजिक उपस्थिति है, और भारत में तो फेसबुक के यूजर सबसे ज्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी जो ये उनकी बढ़त है, इसको वो करते हैं। पर भारत क्योंकि एक उदार देश है, तो यहां पर तो वो दूसरी तरह की बातें करते हैं, पर दूसरे देशों में दूसरी तरह की बातें करते हैं। हमारे कानूनों का फायदा उठा करके अगर वो हमारी सरकारों को, या हमारे, आप देखिए उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति का वो बंद कर दिया जी अकाउंट। क्या बात है भाई? एक चुना हुआ राष्ट्रपति है, आपकी उससे असहमति हो सकती है, एक चुने हुए राष्ट्रपति का आप अकाउंट बंद कर देंगे? इतनी बड़ी आपकी हैसियत हो गई। तो ये जो चीज है, अमेरिका देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत आबादी के मामले में सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का। जब आप
ऐसे जहां पे तानाशाही है उन राज्यों के अंदर जाकर के आप हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। तो इस डेमोक्रेसी का फायदा मत उठाइए, मेरा कहना है। डेमोक्रेसी का मतलब अंधाधुंध छूट नहीं है, स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं है। दरअसल ये जो कंपनियां हैं ये स्वतंत्रता नहीं चाहती, ये स्वच्छंदता चाहती हैं। अपने इरादों में स्पष्ट नहीं है, अपने इरादों में पवित्र नहीं है, इस तरह के विवाद खड़े होते हैं। और भारत सरकार का जो स्टैंड है, मैं उस स्टैंड के साथ हूं, और किसी भी भारतीय नागरिक को इसके साथ होना चाहिए। क्योंकि जब आपको अपने संविधान, अपने मुल्क की जो वो है सर्वोच्चता, उसमें और किसी कंपनी की आजादी को चुनना होगा, तो मुझे लगता है कि जो मुल्क की जो सर्वोच्चता है वो हम एक स्वयंभू राष्ट्र हैं, हमें एक संविधान हमारे अंदर है, और इस नाते यहाँ पर जो भी व्यक्ति किसी भी सोशल मीडिया, किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर यहाँ पर गतिविधियां गलत करना चाहता है या गलत चीजों को बढ़ावा देना चाहता है, तो भारत जैसे देश में हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ विविध धर्मों, पंथों और विविध विचारों को मानने वाले लोग हैं। यहाँ पर तो एक तरह का सामाजिक संकट खड़ा हो जाएगा, हम उससे कैसे निपटेंगे? इसलिए हमारे कुछ नियम विनियम होंगे। जो नियम किसी अन्य देश में चलता है वो हमारे देश में नहीं चल सकता। हर देश की अलग अलग मान्यताएं और परंपराएं हैं, और उसके हिसाब से हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। कोई कंपनी कितनी बड़ी हो जाए, वो हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र से और हमारी जो सर्वोच्च जो है संसद है या हमारे जो न्यायपालिका है, उससे बड़ी नहीं हो सकती। जो हमारी संस्थाओं को चुनौती देने का काम करेगा उसको हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, किसी कीमत पर नहीं करना चाहिए। ये हमारी संप्रभुता पर एक तरह से हमला है। सर, हाल ही में गाजियाबाद के लोनी में एक बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। उसका ऑडियो म्यूट था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, और खुफिया जांच में बाद में पता चला कि हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाने की साजिश थी। अब देश का दुर्भाग्य ये था कि उस वीडियो को रिट्वीट करने वालों में, शेयर करने वालों में इस देश के कई मूर्धन्य पत्रकार जिन्हें कहा जाता है वो भी शामिल थे। आपको लगता है कि डिजिटल में फेक न्यूज और फैक्ट चेक की एक तो कमी है, और दूसरा पत्रकारों की विश्वसनीयता में वर्तमान समय में बहुत कमी आ रही है? कई बड़े पत्रकार भी चीजों को पोस्ट करने से पहले चेक नहीं कर रहे हैं। ये आने वाले समय में आपको लगता है खतरे की घंटी है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारिता का पहला आधार है विश्वसनीयता, और इसीलिए जब हम इस बात को कहते हैं तो बार बार कहते हैं एक्यूरेसी और अगेन एक्यूरेसी। फैक्ट चेक करना और बिना उसकी वास्तविकता को पता किए नहीं करना। पर समस्या ये है कि दो तरह के लोग हैं आनंद पराशर जी, दो तरह के लोग हैं। एक है जर्नलिस्ट, एक है एक्टिविस्ट। दुर्भाग्य ये है कि कपड़ा तो उसने जर्नलिस्ट का पहन रखा है, पोर्टफोलियो तो उसने जर्नलिस्ट का बना रखा है, पर उसके अंदर एक एक्टिविस्ट बैठा हुआ है। जर्नलिस्ट का काम है खबरों को कवर करना, एक्टिविस्ट का काम है अपने विचार को आगे बढ़ाना, एक खास विचार के लिए काम करना। आज समस्या यह है कि जो एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता जो काम किया करते थे, वही काम हमारे जर्नलिस्ट करने लगे। आनंद जी, आप मुझे तब पढ़ेंगे जब आप ये सोचेंगे कि आज संजय द्विवेदी ने इस अखबार में क्या लिखा है। पर आनंद जी के लिए ये बड़े आनंद की बात है कि वो संजय द्विवेदी का फोटो देखते हैं और समझ जाते हैं संजय द्विवेदी ने क्या लिखा होगा। ऐसे जर्नलिस्ट और राजनीतिक विचारक आज बैठे हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए हैं। आप टेलीविजन को म्यूट कर दीजिए और आप जान जाएंगे कि क्या बोल रहे होंगे। ऐसी बुरी स्थिति पत्रकारिता की कभी नहीं थी। पत्रकारिता का मतलब पक्षधरता नहीं है, पर पत्रकारिता का मतलब अपने बाड़े में रहना नहीं है। पत्रकारिता का मतलब है सत्य की पक्षधरता, जन की पक्षधरता, विश्वसनीयता, प्रामाणिकता। तो इसलिए अगर इस मार्ग से हम विचलित होंगे, अगर हम सत्य के बजाय जन पक्षधरता के बजाय किसी पार्टी के, किसी विचार के गुलाम बनेंगे, तो हम अच्छी पत्रकारिता नहीं कर रहे होंगे। मेरा कहना है, अगर आप किसी दल, किसी विचार, किसी नेता के पीछे खड़े होकर के पत्रकारिता करेंगे, तो आपको वही सम्मान मिलेगा जो किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता को मिलता है। आप फिर पत्रकार होने का दम मत पालिए, आप बाकायदे पार्टी का कपड़ा पहन लीजिए, पार्टी का ध्वज ले लीजिए और घूमिए, किसी ने नहीं रोका है। पर पत्रकार बन करके अपने एजेंडे को सेट करने के लिए, और आप देखिए कि स्थितियां क्या हैं कि कई बार समर्थन करते 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 किसी व्यक्ति के विरोध को आप देश के विरोध में बदल देते हैं। ये चीज ठीक नहीं है। आपका विरोध व्यवस्था से होना चाहिए, सिस्टम से होना चाहिए, नीतियों के अनुपालन में हो रहे, क्रियान्वयन में हो रही गलतियों पर होना चाहिए। ये आपका काम है। जैसे मानिए मनरेगा की योजना केंद्र सरकार ने चलाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने, अब वो मनरेगा पहुंच रहा, नहीं पहुंच रहा, क्या पहुंच रहा है, उसके बारे में आप तथ्यों को सामने लेकर के आइए। पर आप मनमोहन सिंह जी को ही कुछ कहने लगे, मोदी जी को कुछ कहने लगे, ये ठीक नहीं।
तो पत्रकार का काम फैक्ट चेक का हमेशा रहा है। पत्रकार ही अगर पक्षधर हो जाएगा, पक्षधार ही किसी पार्टी का दल के प्रवक्ता की तरह काम करने लगेगा, तो मुझे लगता है वो अपने सम्मान की हत्या करेगा। और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग आज हमारे सामने हैं जो अपनी नग्न पक्षधरता, ये मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अपनी नग्न पक्षधरता के लिए विख्यात हैं, जिन्हें हर काम में किसी व्यक्ति का दोष दिखाई देता है। ये ठीक नहीं है। तो इसलिए अगर पत्रकारिता को अपना सम्मान बचा के रखना है तो पत्रकारिता को जन पक्षधर बनना पड़ेगा। वो किसी दल और विचार की अगर चेरी बनेगी, गुलाम बनेगी, उसको सम्मान नहीं मिलेगा। मेरा निवेदन है कि एजेंडा पत्रकारिता से हमको बाज आना चाहिए। एजेंडा पत्रकारिता, एजेंडा सेटिंग की पत्रकारिता कभी भी हमको सम्मान नहीं दिलाएगी। इसलिए कुछ बड़ी कम मात्रा में लोग, बड़ी मात्रा में ज्यादातर पत्रकार अपना ईमानदार, मैं तो कहता हूं 99% लोग, 99% लोग बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी खुदमुख्तारी से, बड़ी नैतिकता के साथ सिर्फ अपने काम पर ध्यान देके काम करते हैं। अगर आप संख्या देखेंगे ज्यादा नहीं है, पर कुछ 1-8% लोगों ने पूरी पत्रकारिता के वातावरण को इस तरह से प्रश्नांकित किया है। खत्म नहीं हुआ विश्वसनीयता। आज भी सर्वाधिक लोग भरोसा न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इन सबसे निराश लोग आज भी पत्रकार के दरवाजे पर जाते हैं, मानते पत्रकार उनको न्याय दिलाने का काम करेगा। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं, पर उन 1-8% लोगों के नाते 99% मेहनत से काम करने वाला जो पत्रकार है, जो ईमानदार पत्रकार है, वो भी बेचारा लांछित होता है और कहते हैं आपके तो लोग ऐसे ही हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। सर, अगर आपके व्यक्तित्व को देखें तो एक पत्रकार के साथ साथ आप एक शिक्षाविद भी हैं और शिक्षाविद के साथ साथ आप एक लेखक भी हैं। आपने 25 से अधिक पुस्तकों का संपादन किया है और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो एक लेखक की जो एक क्वालिटी आपके अंदर आई, वो कहाँ से आई और लेखन का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, मुझे लगता है कि जब आप खबरों की दुनिया में होते हैं तो खबरों में आप सब कुछ नहीं कह सकते। आज संकट क्या है कि आप खबरों में ही सब कुछ कह देना चाहते हैं, खबरों में ही आप टिप्पणी कर देना चाहते हैं, खबरों में ही आप राय निकाल लेना चाहते हैं, खबरों को ही आप बयास कर देते हैं, जबकि खबरें पवित्र हैं क्योंकि वो तथ्य पर आधारित होती हैं। आज सत्य भी गढ़े जा रहे हैं। इतना खतरनाक समय है जब सत्य भी गढ़े जा रहे हैं। पोस्ट ट्रुथ नाम का एक शब्द हमारे समय प्रसिद्ध हुआ है। तो आप ये देखिए कि जब तथ्य गढ़े जा रहे हैं, जब सत्य गढ़े जा रहे हैं, उसमें पत्रकारिता अपने आप में संकट में है। दो चीजें होती है पत्रकारिता में, एक होता समाचार, एक है विचार। समाचार में आप तथ्य के आधार पर बात करते हैं, विचारों में आपको मुक्त चिंतन करने का अवसर मिलता है, विचारों में आप अपनी बात कह पाते हैं। तो समाचार की अपनी एक मर्यादा है, समाचार की अपनी लिमिटेशन है, पर एक विचारक और चिंतक के नाते, जब आप लेखक के नाते किसी विषय पर लिखते हैं तो आपको थोड़ी मुक्ति और थोड़ी आजादी मिलती है। तो मुझे लगा कि समाचारों में मिलावट करने की बजाय विचार के मंच पर जाकर के काम किया जाए। तो मैंने विचार के पन्नों पर लिखना शुरू किया, और जो संपादकीय पेज कहा जाए विचार का पेज वही है। तो विचार के पन्नों पर लिखना शुरू किया, धीरे धीरे लिखने का हमारा अभ्यास बना। तो राजनीतिक सामाजिक विषयों पर मैंने काफी लिखा, और आजकल तो मेरा पद की ऐसी मर्यादा है कि मैं राजनीतिक विषयों पर नहीं लिख पाता, क्योंकि इस पद पर वो संभव भी नहीं है। पर काफी मैंने राजनीतिक विषयों पर लिखा, और राजनीतिक संदर्भों की बड़ी जो भी सामयिक व्याख्याएं थी वो मैं करता था, और लोग उसे पसंद भी करते थे। सामाजिक विषयों पर भी लिखा करता था। आजकल लेखन की थोड़ी सीमा मैंने मीडिया और सामाजिक मुद्दों तक सीमित रखी है, और मुझे लिखने से सुख मिलता है। सबसे जो बड़ी बात है आनंद जी, कि मुझे लगता है कि लिख करके मैं सुख प्राप्त करता हूँ, और उस सुख के लिए मैं लिखता हूँ। मैं मतलब इसलिए नहीं लिखता कि मेरा बहुत नाम हो, बहुत वो हो। मुझे बड़ा आनंद आता है लिखने में। तो कई बार लोग कहते हैं कुछ अच्छा लिखो, मेरा मानना आनंद कि अच्छा लिखने के इंतजार में बुरा लिखना क्यों बंद किया जाए। तो जैसा भी लिखते बने जरूर लिखना चाहिए। और हमारे समय के एक बड़े महत्वपूर्ण लेखक हैं श्री विनोद कुमार शुक्ल, जो हिंदी के बड़े चर्चित कवि हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत है, रायपुर शहर में रहते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन में एक पुस्तक जरूर लिखनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि कुछ बुरा काम करने के बजाय एक अच्छी, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप एक पवित्र काम कर रहे होते हैं, और उसमें एक पवित्रता आती है, और लिख करके आपको एक मुक्ति भी मिलती है, और आप लगते हैं कि समाज के लिए आप कुछ करते हैं। तो सीधे अगर सामाजिक काम करने का हमें अवसर नहीं मिलता है, तो कुछ ना कुछ लिख करके हमें समाज को सकारात्मक चिंतन देने का प्रयास जरूर करना चाहिए। सर, हाल ही में IIMC की जो 2 शोध पत्रिकाएं हैं, कम्युनिकेटर व संचार माध्यम, उनको आपने रिलॉन्च किया है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को इन 2 पत्रिकाओं के बारे में कुछ बताइए। जी, पत्रिका मेरे हाथ में नया अंक अभी इसका है, कम्युनिकेटर का, और ये भी उपलब्ध हो जाएगा 2-4 दिनों में। तो रिलॉन्च हुई, और काफी नए स्वरूप में, मतलब इसका आकार भी हमने विकसित किया, और जो स्टैंडर्ड, जो एक तरह से जो एक वर्ल्ड लेवल के जर्नल्स होते हैं उनको हमने देखा, उस आधार पर इसका प्रकाशन किया है।
और कम्युनिकेटर भी त्रैमासिक के रूप में निकल रही है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भारती जिसके संपादक हैं, वो प्रोफेसर है हमारे यहाँ पब्लिकेशंस में। और संचार माध्यम जो हमारी पत्रिका है वो छमाही पत्रिका है, मतलब साल में 2 अंक उसके आएंगे, और उसके संपादक डॉक्टर प्रमोद कुमार जी बनाए गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि श्रेष्ठतम शोध पत्र जो हमारे विद्वान प्राध्यापक लिख रहे हैं, रिसर्चर्स लिख रहे हैं, पत्रकार लिख रहे हैं, वो इसमें शामिल हों। और क्योंकि अपने आप में बड़े स्थापित नाम है दोनों पत्रिकाओं के, मैं मतलब कोई ऐसा नहीं है, बहुत एक लेगेसीज की है, एक परंपरा है, उस परंपरा को का निर्वाह करते हुए अच्छे शोध पत्र आए, अच्छी तरह से इसमें काम हो। और ये जो पत्र हैं ये अपनी पुरानी जो गौरवशाली इसकी परंपरा है, उस परंपरा को बनाए रखते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। और हम तमाम प्राध्यापकों को जोड़ रहे हैं, अन्य विश्वविद्यालयों के जो प्राध्यापक हैं उनको भी हमने इसके संपादक मंडल में शामिल किया है। हमारे भारतीय जनसंचार संस्थान के अध्यापक तो हैं ही, पर अन्य जो विश्वविद्यालय हैं देश के प्रमुख विश्वविद्यालय, उनके भी कुछ अध्यापकों को संपादक मंडल में शामिल सिर्फ इसलिए किया है ताकि एक कलेक्टिव राय बन करके इसकी गुणवत्ता बनाए रखी जा सके। सर, अगर पिछले कुछ सालों में देखें तो कोरोना महामारी के कारण हर प्रकार की चीजें बाधित हुई, और IIMC में पर्टिकुलर पूछना चाहूँगा कि बच्चों की जो पढ़ाई है, बच्चों के जो कोर्सेज हैं, तो क्या वो पूरे हुए हैं या उनकी पढ़ाई बाधित हुई है, या किस तरीके से चीज़ें IIMC में वर्तमान में हो रही है, उस बारे में कुछ बताइए। देखिए आनंद जी, एक तरह का जो एक वैश्विक संकट था ये, और इस तरह के संकट से निपटने का अभ्यास ना शासन के पास है, ना प्रशासन के पास, ना हम लोगों के पास था। तो निश्चित रूप से आरंभ के दिनों में काफी घबराहट थी। उसके नाते हमारा जो सत्र था वो विलंब से प्रारंभ हुआ, और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के साथ नई पीढ़ी तो सहज है, अध्यापक उतने सहज नहीं है, तो एक तरह का द्वंद्व था। पर धीरे धीरे चीजें अभ्यास में आ गई, और इसका जो सबसे बड़ा एक लाभ है, मैं दोनों बातें करूंगा, लाभ की बात भी करूंगा, नुकसान की बात भी करूंगा। सबसे बड़ा लाभ यह है कि दुनिया के किसी हिस्से में बैठा हुआ, देश के किसी भी शहर में बैठा हुआ जो विद्वान व्यक्ति है, वो पत्रकार, साहित्यकार, रचनाकार, जो भी अध्यापक हैं, वो बेस्ट जो आपको ब्रेन है दुनिया का, वो हमारे विद्यार्थियों को उपलब्ध था। ये इसका पहला लाभ है, जो शायद फिजिकली जब क्लासेस चल रही होती तो वो हमारे लिए उतना समय निकाल करके नहीं आते। जैसे आपको बताऊं कि करीब 7 केंद्रीय मंत्री हमारे अलग अलग विद्यार्थियों के समूह से बात कर चुके हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कोरोना पर एक दिन 1 घंटे का पूरा संवाद हमारे विद्यार्थियों से किया, और हेल्थ कम्युनिकेशन के बारे में बहुत अच्छी चर्चा की। वो एक विद्वान व्यक्ति हैं। ऐसे जल संसाधन की कैसे बचत होनी चाहिए, पानी को कैसे बचाना चाहिए, इस विषय में जल संसाधन मंत्री ने 1 दिन 1 घंटे बात की हमारे विद्यार्थियों से। शायद हम उन सबको संस्थान के अंदर लाना चाहते तो नहीं ला पाते। ऐसे दुनिया भर के जो प्रोफेसर हैं, अलग अलग विश्वविद्यालयों में दुनिया के काम करते हैं, उन्होंने हमारे बच्चों के साथ संवाद किया। ये इसका एक उजला पक्ष है कि हम बेस्ट ब्रेन के साथ आपका संवाद करा पाए। इसका नकारात्मक पक्ष ये है कि सिर्फ व्यक्ति कक्षाओं से नहीं सीखता, व्यक्ति परिसर से भी सीखता है। जब आप परिसर में अंदर आते हैं तो अनेक राज्यों के लोग, एक लघु भारत यहां बनता है। देश भर से यहां विद्यार्थी आते हैं, और ऐसे विद्यार्थी आते हैं जो एक बड़ी कठिन प्रवेश परीक्षा पास करके आते हैं। तो देश का बेस्ट ब्रेन जो मीडिया कम्युनिकेशन के फील्ड में काम करना चाहता, वो यहाँ पे उपलब्ध होता है। उनका आपस में इंटरेक्शन होता है, संवाद होता है, उनकी दोस्ती होती है। परिसर भी आपको सिखाता है। एक बहुत समृद्ध लाइब्रेरी हमारे पास है, जिसका नाम अभी पंडित युगल किशोर शुक्ल जो प्रथम संपादक हुए देश के, उनके नाम पर हमने उस लाइब्रेरी का नामकरण किया है। बड़ी समृद्ध लाइब्रेरी, 35,000 किताबें मीडिया और कम्युनिकेशन की भारत के किसी विश्वविद्यालय में उपलब्ध नहीं है, भारतीय जनसंचार संस्थान के पास उपलब्ध है। ऐसा समृद्ध पुस्तकालय है। इतने ज्ञानवान अध्यापक हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कम्युनिकेशन के लिए लगाई। मुझे लगता है वो जो कम्युनिकेशन है, वो जो एक परिसर जो हमें सिखाता है, परिसर जो हमें बनाता है, हमारे दोस्त जो हमें बनाते हैं, हमारी कैंटीन में, हमारी लाइब्रेरीज में, हमारे लॉन्स में जो डिबेट्स होती हैं, जो जिंदगी हम जीते हैं, उस जिंदगी को जरूर हमारे विद्यार्थियों ने जो है मिस किया होगा। और मैंने भी मिस किया कि मैं एक बंद परिसर का डीजी बन के बैठा हूं। मेरे लिए भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं। मैं भी तो अपने विद्यार्थियों से सीखता, मैं भी उनसे कुछ नई चीजें जान पाता, क्या उनके सपने हैं, क्या उनकी सोच है। उस तरह का मेरा संवाद उनसे नहीं हो पाया। इस बात का थोड़ा मुझे दुख भी है, पर क्योंकि इस विशेष तरह का संकट है, इसमें मेरी क्षमता कुछ करने की नहीं है। पर फिर भी जो, और इसके अलावा कुछ राहत देने की हमने बातें भी की। कोरोना के काल में जिन विद्यार्थियों के माता या पिता में से कोई भी जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको भारतीय जनसंचार ने उनकी फीस माफ करने का एक निर्णय लिया है। ये भी मैं आपके इस मंच से सूचित करना चाहता हूँ कि संकट में हम क्या कर सकते हैं। तो किसी भी माता पिता, कमाने वाले की नहीं,
किसी माता या पिता किसी की भी मृत्यु अगर परिवार में हुई है, जरूर परिवार को एक तरह का सामाजिक आर्थिक झटका लगता है, और एक संबल देने के लिए प्रतीकात्मक रूप से हमने उन विद्यार्थियों को फीस माफ करने का निर्णय लिया है। तो ये इस तरह की स्थितियां हैं, और मुझे लगता है ये स्थितियां जल्दी संभले। ईश्वर खुदा जहां कहीं भी है वो हम सब पे मेहरबानी बरपाए, और ये जो आपदा है ये जाए, और ताकि हम अपने नए सत्र में अपने विद्यार्थियों के साथ सहज संवाद कर पाए। सर, इंटरव्यू का आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जैसा कि हमने चर्चा की कि आने वाले समय में चाहे फेक कंटेंट है या तकनीक का गलत इस्तेमाल है या एजेंडा पत्रकारिता है, ये सब विद्यार्थियों के लिए चुनौती बनने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो IIMC इस दिशा में क्या कर रहा है? किस तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है? किस तरीके से भविष्य में बड़े पत्रकार, अच्छे पत्रकार आपके यहाँ से निकले, उस दिशा में IIMC क्या कर रहा है? देखिए, फैक्ट चेक को तो हमने उसमें कोर्स में शामिल ही किया है कि फैक्ट चेकिंग की विधियां उनको बताएं। इस तरह के विमर्श भी आयोजित कर रहे हैं ताकि उनका एक मोटिवेशन हो। मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थी को चीजों को जानना चाहिए। अगर वो जानेगा तो निश्चित रूप से उसका उपयोग भी कर पाएगा। और इसी तरह जो हमारी हदें और सरहदें क्या हों, मतलब एक डिस्कोर्स इस तरह का हम खड़ा करना चाहते हैं कि मीडिया की हदें और सरहदें क्या हैं, क्या हमारी लिमिटेशंस होंगी। हर व्यक्ति की एक सीमा होती है कि इससे आगे हमें नहीं बढ़ना है। तो सूचना देना, आजादी का इस्तेमाल करना, सब करना, उसकी क्या सीमा होगी और इसका समाज के लिए उपयोग क्या है, इस तरह की वो चीजें समझें। इसलिए एथिक्स के जो सवाल हैं, मीडिया के लॉज के जो सवाल हैं, साइबर लॉ के जो सवाल हैं, इन सारे मुद्दों को पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। आने वाले समय में पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन भी कर रहे हैं जिसमें इन सब चीजों को शामिल करेंगे। कि एक अच्छा पत्रकार कम से कम वो जान करके जाए। वो निश्चित रूप से एक भी बात है आनंद की, जो वो गया संस्थान में, वो संस्थान उससे क्या करवाता है। आरंभिक दिनों में यही करना पड़ता है जो आपसे कराया जाता है, पर जब आप प्रमुख पद पर जाते हैं, जब आप संपादक हो जाते हैं, जब आप निर्णय की प्रक्रिया में होते हैं, तो आप जरूर अपनी चीजों को एक्सक्लूड कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि पी साइना जी जब पत्रकारिता प्रारंभ करते हैं तो उनको एक क्राइम रिपोर्टर के रूप में काम करना पड़ता है। बाद के दिनों में डेवलपमेंट के बहुत अच्छे जर्नलिस्ट बनते हैं। तो जब उनको कम से कम हमारे विद्यार्थियों को जब एक लीडिंग पोजीशन में जाने का अवसर मिलेगा तो वो इन कार्यक्रमों को कई कर पाएंगे, इन नीतियों को लागू कर पाएंगे, और एक अच्छा मीडिया, एक वाइब्रेंट मीडिया, एक जन पक्षधर मीडिया कैसे बने, ये हम सबकी चिंता है। क्योंकि मीडिया अगर जनपक्षधर नहीं होगा, मीडिया अगर लोक मंगल के लिए काम नहीं करे, देखिए जितनी हमारा है साहित्य, संस्कृति, कला, जितनी प्रदर्शन कलाएं हैं, जितने भी अभिव्यक्ति के माध्यम हैं, यहाँ इन सब का उद्देश्य एक ही है, लोक मंगल, लोक का कल्याण। बाकी ये मीडिया किसी सरकार के लिए नहीं है। सरकार अपना संदेश देती है तो वो भी लोक कल्याण के लिए देती है। हम जनता की आवाज उठाकर सरकार तक पहुंचाते हैं, वो भी हम लोक कल्याण, हमारा अंततः उद्देश्य है हम सबका लोक कल्याण, लोक मंगल। इसलिए लोक मंगल करने वाला मीडिया खड़ा हो, गुमराह करने वाला मीडिया ना हो, लोगों को सच्ची और अच्छी जानकारियां देने वाला, सरकार को सचेत करने वाला, सरकार के कार्यक्रमों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाला, और उन कार्यक्रमों की इंप्लीमेंटेशन क्या है उनका फैक्ट चेक करके सरकार के साथ वास्तविकता लाने वाला ऐसा मीडिया हमको खड़ा करना है। ऐसे पत्रकार हमें खड़ा करने हैं जो समाज में समरसता पैदा करें। हम एक हैं ये बताए, किस कारणों से हम अलग अलग हैं, किन कारणों से हम टूट सकते हैं, ये तो बताने वाले बहुत सारे लोग हैं। बहुत लोग। क्यों हम एक रह सकते हैं, क्यों हमें एक रहना चाहिए, क्यों भारत की एकता का सवाल जरूरी है, क्यों भारत की सभी जाति, धर्म, संप्रदाय सब लोग मिलकर एक साथ रहें, ये क्यों जरूरी है, भारत का एक रहना क्यों जरूरी है, ये हमें बताने की जरूरत है। भारत की जो सॉफ्ट स्किल है, भारत का जो अच्छापन है, भारत की जो अच्छाइयां हैं, उसको लेकर हमें दुनिया के अंदर जाना है। हमें किसी की जमीनें नहीं जीतनी है, हमें किसी को पराजित नहीं करना है, हमें कोई लूट गारत नहीं मचानी है, हमें कोई बाजार का विस्तार नहीं करना है। हमें एक अपनी सॉफ्ट स्किल्स के आधार पर एक सुंदर और बेहतर दुनिया बनानी है, जहां युद्ध नहीं है, जहां तनाव नहीं है, जहां रक्तपात नहीं है, जहां खून नहीं बहता, जहां भारतीयता का परचम लहराता है। हम ऐसे लोग हैं, इसलिए हम कहते हैं आनो भद्रा, अच्छे विचार कहीं से भी आए उनका स्वागत है। और हमारी संस्कृति कहती है अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतिसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इसी नोट के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि ये अपना है, ये पराया है, ये बात छोटे मन के लोग कहते हैं, पर हम कहते हैं उदार चरिता नाम। उदार चरित्र के जो लोग होते हैं वो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। जब हम वसुधा को परिवार मानते हैं, और हम सिर्फ कहते नहीं है, हम मानते भी हैं, ये हमें करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि कहने के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं,
और उसको जीवन में उतारना बहुत जरूरी चीज है। और कम्युनिकेशन के माध्यम से, संवाद के माध्यम से हमारे ऋषियों, मनीषियों, संतों, महान राजनेताओं ने हमें सिखाया है, उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्यों को जरूर प्राप्त करेंगे। जिस एक भारत और श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमको दे रहे हैं, उस लक्ष्य को हम निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे और भारत एक दिन परम वैभव को पहुंचेगा। भारत एक बड़ी शक्ति बनेगा जिससे कोई आतंकित नहीं होगा, जिससे सब लोग एक शांति और सद्भाव का संदेश लेंगे। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बिल्कुल सर, मैं भी यही कामना करता हूं। जैसा कि आपने कहा कि पत्रकार का जो काम है, पत्रकारिता का जो काम है, वो जन कल्याण और लोक मंगल का काम है। हम जानते हैं सर, आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला, हमसे बात की, और हमारा ये सौभाग्य है क्योंकि आप देश की बौद्धिक संपदाओं में से एक हैं, IIMC के महानिदेशक हैं। ये हमारा भी सौभाग्य रहा कि हमने आपसे चर्चा की, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमसे बात की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपका बहुत धन्यवाद आनंद जी, और समाचार-media.com के सभी साथियों, सभी मित्रों, पत्रकारों और जितने लोग भी इस कार्यक्रम को देखेंगे, उन सबको मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।